तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभाग बोल। दोस्तों, भारत की जो राजनीति है ना, उसमें राजनीति का ऊंट किसी भी करवट कभी भी बैठ सकता है और इतनी ज्यादा उठापटक मचती है कि हर पल एक नई खबर आप तक पहुंचाने के लिए ऐसा लगता है कि तैयार है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के कई सारी ऐसी चीजें होती है जो आप तक पहुंचानी या आपको जाननी बेहद जरूरी लगती है। दोस्तों, अचानक से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसको लेकर के अब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के पास लगता है नेताओं की काफी कमी होने लग गई है। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा दोस्तों कि कल अचानक से स्मृति ईरानी जो हमेशा से मतलब बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन या अपने भाषणों के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है और अपनी एक बहुत उग्र वक्ता, एक बहुत शानदार वो वक्ता है और जिस तरीके से वो चाहे सदन में हो चाहे कहीं पर भी भाषण देती है या कहीं पर भी बात करती है, तो एक तरीके से लोगों को जो सामने जनता होती है उनको बांधने की क्षमता उनके अंदर है और तमाम जो बातें वो कहती हैं एक बार तो ध्यान आकृष्ट कर ही लेती हैं। कितनी सही कितनी गलत कितना क्या वो अलग बात है, लेकिन भाषण कला तो उनके अंदर गजब की है। और इसी को लेकर के कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई दिल्ली में, तो सभी के कान खड़े हो गए कि आखिर स्मृति ईरानी का ये कमबैक कैसा है। और क्योंकि अब वो कोई मंत्री नहीं है, कुछ नहीं, तो किस तरीके से अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और जब वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो है वो बांग्लादेश से आए लोगों को वहां पर बसा रहे हैं और उनका जो है चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि उनसे वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके की बातों को लेकर के उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय बन गया। सियासी गलियारों में इस तरह की बातें होने लगी कि आखिर स्मृति ईरानी की अचानक से एंट्री का क्या मतलब निकाला जाए। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मृति ईरानी की एंट्री हुई है। आपको मैं 4 नाम बताऊंगी जो अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं या ढकी छुपी बातें सामने आ रही है, कुछ खबरें भी है जिसके हवाले से मैं आपको बताऊंगी। जागरण जो है अखबार, उसके अंदर ये खबर छपती है और ये लिखा जाता है उसके अंदर कि स्मृति ईरानी को हो सकता है कि विधानसभा चुनाव लड़वाया जाए, वहां से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया जाए और ग्रेटर कैलाश जो है उस जगह से उन्हें सीट से उतारा जाएगा। अब दोस्तों, ये जो जगह है, ये जो सीट है, ये सौरभ भारद्वाज की है और उनके अगेंस्ट जो है स्मृति ईरानी को वहां से उतारा जाएगा। दोस्तों, स्मृति ईरानी के लिए अब आप इसको क्या मानेंगे? क्या ये उनका डिमोशन नहीं है? क्योंकि एक बार तो ये भी कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, बीजेपी उन्हें बना दे, क्योंकि तब कमाल की मतलब वक्ता है वो और इतना जबरदस्त तरीके से विपक्ष को घेरती थी और इतना माहौल बना देती थी उस तरीके से कि लगता था कि मतलब एक नेत्री के अंदर जो गुण होने चाहिए थे वो उनमें थे। और जब वो धरना प्रदर्शन और तमाम तरह की बातें करती और जिस तरीके से सामने वाले को घेरती थी, आपने देखा ही होगा कि राहुल गांधी के सामने उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा था और कैसे इस बार तो अमेठी से भी मतलब राहुल गांधी ने हटा करके और फिर वो वायनाड से वो चुनाव लड़े थे। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हो गई थी, लेकिन स्मृति ईरानी उस चुनाव में हार गई थी और ये हार जो है वो उनके लिए काफी बड़ा सबक रही। लेकिन राहुल गांधी के विपक्ष में होते हुए उन्हें लगातार घेरते रहना, और आपको याद होगा कि किस तरीके से सदन में माफी मांगो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फ्लाइंग किस वाले मामले और न जाने क्या क्या, जिसको लेकर के स्मृति ईरानी जो है वो तमाम मुद्दों पर मुखर रहती थी। एक बार उन्होंने उस मुद्दे को भी उठाया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि लोग बाहर से आकर के भारत में आए और बलात्कार करें। हालांकि वो बात कुछ और थी और उसको किसी और तरीके से पेश किया गया था, लेकिन अगर बीजेपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा लगता था कि स्मृति ईरानी में वो तमाम गुण थे जो एक तेज तर्रार नेत्री में होने चाहिए और अपनी भाषण क्षमता, भाषण कला के जरिए जो है वो लोगों को बांधने में काफी ज्यादा सक्षम थी। अब दोस्तों, ये एक इस तरीके से माना जाएगा कि एक डिमोशन स्मृति ईरानी का कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब वो विधायकी का चुनाव उनसे लड़वाया जाएगा और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन अभी आज की स्थिति देखते हुए स्मृति ईरानी का ये डिमोशन माना जाएगा, क्योंकि एक केंद्रीय स्तर की नेता, राष्ट्रीय स्तर की नेता जो है वो मंत्री भी रही हैं, सब है, और अब जाकर के वो फिर से विधायक का चुनाव लड़ेंगी और ये सारा, तो बहुत कुछ ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि स्मृति ईरानी को फिर से एक बार नीचे लाया जा रहा है। और क्या
ये भी माना जा रहा है, क्योंकि जो 3 नाम मैं आपको और बताने जा रही हूँ उनको जान करके आपको लगेगा कि क्या वाकई में बीजेपी के पास ऐसे नेताओं का अकाल पड़ गया है जिसको लेकर के वो दिल्ली में चुनाव में उतरे। दूसरी नेत्री की बात करते हैं दोस्तों, वो है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा का नाम आप जानते ही हैं, बहुत ज्यादा उनका नाम उछला था जब मोहम्मद साहब के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी जिसको लेकर के भारत में तो बवाल उठा ही था। भारत में तमाम तरह के जो अल्पसंख्यक थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने काफी ज्यादा नुपुर शर्मा का विरोध किया था, उस टिप्पणी का विरोध किया था और मोहम्मद साहब के अपमान को लेकर के नुपुर शर्मा के खिलाफ काफी सारी चीजें हुई थी, कई धमकियों की बातें भी सामने आई थी। और आपको याद हो तो उदयपुर में जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के इसी बयान की वजह से ऐसा होना सामने आया था और यही कारण था कि नुपुर शर्मा का बयान को लेकर के जो कन्हैयालाल के हत्यारे थे उनके अंदर वो गुस्सा था और इसी को लेकर के वो घटना जो है वो कारित की गई थी, जो एक काला धब्बा कहा जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर। दूसरा ये कि नुपुर शर्मा जो है दोस्तों, वो इसी तरीके की बयानबाजी में विश्वास रखती थी और उसको लेकर के जब दूसरे देशों ने भी आपत्ति जाहिर की तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा और अपनी ही नेत्री नुपुर शर्मा को, जिसको जिस तरीके का एजेंडा बीजेपी लेकर के चल रही थी हिंदू मुसलमान वाला, उसके अंदर कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा को ही उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कह करके और वहां से निष्कासित करना पड़ा। और अब नुपुर शर्मा कहीं भी आपको नजर नहीं आती हैं, वो स्वयं भी कैमरे से, माइक से दूर रहती हैं और कहीं भी उनका नाम अभी तक उनको पार्टी में शामिल नहीं किया गया है। और यही कारण है कि नुपुर शर्मा को फिर से एक बार जो है वो नाम आ रहा है सामने कि हो सकता है नुपुर शर्मा को दिल्ली में चुनाव लड़वाया जाए। इस तरीके के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तीसरा नाम दोस्तों वो है आरती मेहरा का, जो कि बीजेपी से दिल्ली की मेयर पहले रह चुकी हैं और राजनीति में एक सक्रिय चेहरा थी, अच्छा खासा उनका नाम था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन कर दिया गया और अब काफी सालों से, पिछले कुछ समय से कहीं भी आपने ये नाम सुना नहीं होगा। और ऐसे में आरती मेहरा को भी फिर से एक बार जो है वो चुनाव लड़वाने की बातें सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनावों में हो सकता है कि आरती मेहरा को भी सामने लाया जाए और इस तरीके से, जिस तरीके से स्मृति ईरानी हो गई, जिस तरीके से नुपुर शर्मा हो गई, उसी तरीके से आरती मेहरा को भी विधायकी का चुनाव लड़वाया जाएगा। और एक अच्छा खासा नाम होते हुए, पहले मेयर रह चुकी हैं तो काफी कुछ नॉलेज भी है दिल्ली का। हालांकि अगर माना जाए तो विधूड़ी जो है, रमेश विधूड़ी, वो भी दिल्ली से ही सांसद हैं और पहले भी बीजेपी से सांसद रह चुके हैं और अभी इस बार फिर से एक बार आतिशी के सामने, जो मुख्यमंत्री है आपकी, उनके सामने अभी चुनाव लड़ रहे हैं। अगला नाम जो है दोस्तों वो है मीनाक्षी लेखी का। और ये आप जानते हैं कि जब पत्रकार इनसे सवाल पूछते हैं तो ये दौड़ लगा देती हैं। वो वीडियो इनका काफी वायरल हुआ था और उसको लेकर के काफी ज्यादा फसीहत जो है मीनाक्षी लेखी की भी हुई थी और बीजेपी की भी हुई थी कि किस तरीके से इनके नेता सवाल पूछने पर भाग जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, स्मृति ईरानी से भी अगर आपको याद हो तो एक दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने एक बार एक सवाल पूछा था और इसको लेकर के स्मृति ईरानी ने बहुत बुरा उस रिपोर्टर को धमका भी दिया था कि आपका कौन से न्यूज़पेपर से हैं और कौन से क्या है। और बाद में ये खबरें भी आई थी और हमने भी उस पर कई खबरें बनाई थी जिसके ऊपर ये कहा गया था कि मतलब स्मृति ईरानी से सवाल पूछने के कारण उस रिपोर्टर को नौकरी से तक निकाल दिया गया था। दैनिक भास्कर में फोन करके स्मृति ईरानी ने उस रिपोर्टर को नौकरी से निकलवा दिया था और ये मामला जो है वो काफी ज्यादा उछला था उस वक्त। तो सवाल पूछना तो वैसे ही अपने आप में बहुत मुश्किल है दोस्तों आज के समय में। तो अब जो है मीनाक्षी लेखी का भी यही हाल है। जब इनसे एक बार रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे तो इन्होंने दौड़ लगा दी थी, इन्होंने सवालों का जवाब देने में इतनी जबरदस्त तरीके से कोताही बरती थी, मतलब वो सामना ही नहीं कर पाई सवालों का और एकदम से दौड़ गई। तो ये काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो गया था और अब ऐसा माना जाता है क्योंकि वो भी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का चेहरा कही जाती हैं और ऐसे में अगर मीनाक्षी लेखी का भी अगर अभी विधानसभा चुनावों में उन्हें लड़ाया जाता है तो कुल मिलाकर 4 नाम दोस्तों मैंने आपको गिनाए हैं, जिसके अंदर स्मृति ईरानी हो गई, नुपुर शर्मा हो गई, आरती मेहरा हो गई और मीनाक्षी लेखी हो गई। अगर इस तरीके की नेत्रियों को फिर से एक बार मौका भी दिया जाता है तो इसमें सबसे बड़ा सवाल तो अपने आप ही बीजेपी पर भी ये उठ जाता है दोस्तों कि किस तरीके से बीजेपी ने उन्हीं नेत्रियों को, जिनको कभी खुद उन्होंने साइडलाइन किया था और अब वो खुद बीजेपी चाहती है कि फिर से एक बार दिल्ली में
उन्हीं को उनका पैर जमाया जाए, उन्हीं को जो है आपके नेताओं के सामने खड़ा किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो नाम कमा चुके थे, ऑलरेडी कोई मंत्री रह चुके हैं, उन लोगों को आप बुला करके फिर से एक बार, जिनको खुद आप साइडलाइन कर चुके हो एक समय पे, उनको बुला करके आप फिर से चुनाव लड़वा रहे हो। कहीं ना कहीं इन महिलाओं का, इन नेत्रियों का अपने आप में डिमोशन ये माना जाएगा, और ऐसा माना जाएगा कि अब क्या बीजेपी के पास में नेताओं की भारी कमी हो गई है। अब उनके पास क्या कोई ऐसे नेता नहीं है, ऐसे सक्षम नेता नहीं है जो बीजेपी के लिए दिल्ली की जो है सीटें जीत करके ला के दे सके। तो ऐसे तमाम तरह की बातें अब उठने लगी है, और जिस तरीके से स्मृति ईरानी बोलती हैं और जिस तरीके से तमाम वो भाषण देती हैं और सामने वाले को जिस तरीके से घेरती हैं, सदन के अंदर भी जिस तरीके से वो दहाड़ती हैं, तो इनको लेकर के काफी ज्यादा कैलिबर तो उनके अंदर है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति से फिर से विधायकी का चुनाव लड़ना, क्या ये उनके लिए आसान होगा? क्या ये इतना सहज उनके लिए हो पाएगा? क्योंकि एक समय में राहुल गांधी को डायरेक्ट ललकारने वाली, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को ललकारने वाली महिला नेत्री अगर विधायक का चुनाव लड़ती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे इनके राजनीतिक करियर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या फिर इन चारों की ही राजनीति बिल्कुल खत्म कर देने का ये एक अलग कोई प्लान है? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों। और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर बेबाक बोल पर आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपको कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, और वो हम रखते हैं दोस्तों। अगर आपका साथ मिला तो सच की आवाज बहुत दूर तक जाने वाली है। नमस्कार।